हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं जेपीएससी मेंस के लिए बना रही हूँ। और जैसा कि आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन आप सभी का टाइम बहुत प्रेशियस है, तो इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए और प्लीज़ आप अपने सिलेबस को जब भी इस वीडियो को देखने आप बैठे, आप अपना सिलेबस और एक नोटबुक और पेन हमेशा लेके साथ बैठे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे नोट करना ज़रूरी होता है, हालांकि वो आप वीडियोस बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी क्यों बार बार देखना, एक बार आप देख के अच्छे से उनको समझ लीजिए। सबसे पहले आज बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 5th पेपर है, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो कंपलसरी पेपर हिंदी इंग्लिश, दूसरा जो है वो रीजनल लैंग्वेज है, तीसरा जो पेपर है हमारा वो हिस्ट्री है और जोग्राफी, फोर्थ इज इंडियन पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 5th पेपर है। तो 5th पेपर मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो के जेपीएससी के हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि 5th पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव से। अब आप अगर देखते हैं, मैं पूरे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, हालांकि मार्क्स सबका डिफाइंड किया हुआ रहता है, उससे ज़्यादा मार्क्स कितना भी अच्छा लिखेंगे तो मिलेगा नहीं, 200 मार्क्स है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी सिलेबस को अगर ठीक से देखें, अगर इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मेरा रिक्वेस्ट हमेशा आप लोगों से रहेगा, एक तो आप जब भी मेरे वीडियोस को देखें, जब भी तो पूरी मेरे वीडियो को देखें, ठीक है। क्योंकि मैं बाद में बीच में या लास्ट में कई बार मैं कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ जो बहुत यूज़फुल होता है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता रहेगा तो आप मेरे वीडियो से, लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहेंगे। तो आते हैं, बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आपने देखा है कि जैसे सिलेबस में सबसे पहले ऊपर मेंशन है इंडियन इकोनॉमी के विषय में, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। तो इन तीनों को आप 3 पार्ट में से बांट सकते हैं, लेकिन इसका सिलेबस चूँकि बहुत बड़ा है तो मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहली बात, मैंने किसी और वीडियो में ये बात मेंशन किया है कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो, 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। कुछ बातें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद या इसी वीडियो में मैं करूँगी पूरी, कि सबसे पहले तो कुछ 65 to 70% ही ऐसा सिलेबस होता है, सिलेबस का पार्ट होता है जो कि मेंस के लिए, मैं मेंस की बात कर रही हूँ, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी 25 to 30% ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार देख जरूर लेंगे, और या फिर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपके पास मेंस में लिखने के लिए ऑप्शन और में होता है, यही क्वेश्चन लिखिए यही क्वेश्चन। तो अगर 70% अच्छे से कर लेते 65 to 70% सिलेबस को, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो पेपर है इकोनॉमी का, बहुत कॉन्सेप्चुअल, इसमें आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इकोनॉमी की सबसे अच्छी बात जो मैं लास्ट में आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, कि कभी भी इकोनॉमी को आइसोलेटेड फॉर्म में मत पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब भी कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, कई चीज़ों से उनको जोड़ कर देखिए, ठीक है। डेली लाइफ की कई ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे भी आप देख के उनको जोड़ के देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अकेले अगर आप सिर्फ उसको याद करने की कोशिश कीजिए, आइसोलेटेड फॉर्म में उसे तैयार करने की कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे अगर इकोनॉमी के, तो वो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बात करती हूँ, तो लास्ट ईयर जैसे कि आपने दो लास्ट के इस साल, पिछले साल जो आया था 11th जेपीएससी की अगर मैं बात करती हूँ, तो उसमें नेशनल इनकम से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके पहले 7th जेपीएससी में भी नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेशनल इनकम से 2 साल बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनती शायद कि इस बार कोई ऐसा 11th जेपीएससी में नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि वैसे भी मैं बता दूं, नेशनल इनकम से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता लिखने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन से जनरली कहीं कहीं, हर जगह नहीं, बचने की कोशिश कीजिएगा जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट उसका हो, क्योंकि आपको उसमें कुछ करना नहीं है, आप रट के सीधे जाएंगे और लिख के आएंगे। तो नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें को डिफाइन करना है, उसका फार्मूला देना है, सब कुछ, नेशनल इनकम को कैसे मेज़र करते हैं, सारी चीज़ों को देना है। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब नेक्स्ट जो आते हैं, सबसे पहले सिलेबस आपके पास होगा
सबसे पहले इसमें हाँ ये ज़रूर है कि नेशनल इनकम का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उससे पीटी में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, एक तो होता है आपके प्राइमरी डेफिसिट से, वो तो खैर अलग पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी में आ जाएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा है। और मेंस के, चूँकि आपको पता है कि मेंस के सिलेबस में 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपको ये चैप्टर उतना पढ़ लीजिए ताकि आपको एमसीक्यूज आपका सॉल्व हो जाए, पीटी की बात हो या मेंस की बात हो। इसलिए जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट उसका डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाता इतना ईजी, हाँ उसको किस में जीएनपी में क्या क्या ऐड किया जाता है, रेमिटेंस किस में ऐड किया जाता है, किस में रेमिटेंस ऐड नहीं किया जाता है, किस में ग्रॉस किया जाता है, किस में प्योर इनकम किया, सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। एक दिन मैं बिल्कुल इसकी बहुत शॉर्ट फॉर्म में 15-20 मिनट में मैं एक दिन समझा दूंगी, बहुत जल्दी कोशिश करूंगी ये नेशनल इनकम के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की। ठीक है, अब आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है अभी, इन्फ्लेशन इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आप इन्फ्लेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन जो एक नॉर्मल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन है, वो कहता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर गुड्स एंड सर्विसेज के जो रेट है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, हम जो चीज़ पहले 100 रुपये में खरीदते थे उसे अब हमें 125 रुपये, 130 रुपये और 200 रुपये में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन बहुत कुछ ऐसा मत कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा कि पढ़ने वाले को भी प्रॉब्लम हो जाए। एक लेमन टर्म में डेफिनेशन आपका होना चाहिए कि कोई भी पढ़ के आराम से आपके डेफिनेशन को समझ जाए। ठीक है, अब उस जैसे आपने डेफिनेशन स्टार्ट किया ये, उसके बाद उस पैराग्राफ में 4-5 आप 5-6 लाइन का आपका जो पहला जो पैराग्राफ होना चाहिए, 5-6-7 लाइन का होना चाहिए। उसमें आप करेंगे कि हमारे देश में जो अभी सीपीआई से मेज़र किया जाता है, जो मेज़रमेंट का जो 2 तरीका है, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो अभी जो सबसे जो अभी है, जो अभी प्रचलन में है, वो सीपीआई से किया जाता है। ठीक है, सीपीआई में रोज़ की जो रोज़मर्रा की आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो बास्केट बनाया जाता है, उसके आधार पे देखा जाता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीछे लिया जाता है और देखा जाता है कि कितनी उनके प्राइस में वो हाइक हुआ, ठीक है, इंक्रीज़ कितना हुआ, उसके आधार पे तो आपको देना पड़ेगा। फिर उसमें आपको देना पड़ेगा, बेस ईयर को भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक हो गया डेफिनेशन के साथ, पहला आपका इंट्रो तैयार हो गया। इंट्रो तैयार इसके साथ ही करें। उसके बाद दिखाएंगे सबसे जो ज़रूरी है चीज़ें, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला 3 होते हैं, 2 वैसे मेजर कारण और एक इनबिल्ट कारण होता है। ठीक है, इनहेरेंट नहीं कहते, इनबिल्ट कारण होता है। पहला होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपने सपोज़ कि फ़ोन है, ठीक है, एप्पल का फ़ोन लॉन्च हुआ, आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा जो तरीका है, मैं सिलेबस के साथ बहुत सारी चीज़ें समझा देती हूँ। एप्पल का फ़ोन लॉन्च हुआ मार्केट में, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई और उसका प्रोडक्शन कम है, उसके कंपैरेटिव डिमांड के कंपैरेटिव जो उसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। तो क्या होगा, प्राइस एप्पल ने हाइक कर दिया, बहुत ज़्यादा प्राइस कर दिया, ताकि कम ही लोग डिमांड कर सके, क्योंकि उनके पास अभी एप्पल फ़ोन की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो वो डिमांड ओरिएंटेड होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल। उसके बाद डिमांड ओरिएंटेड हुआ। अब दूसरा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई कई चीज़ों की बहुत ज़्यादा जैसे होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है। ठीक है, सप्लाई तो मान लीजिए कोई और नोकिया का फ़ोन है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई, प्रोडक्शन बहुत, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। उस कंडीशन में उसका भी क्या होता है, प्राइस जो होता है वो हाइक होता है, क्योंकि अब लिमिटेड लोग उसको खरीद पाएंगे। ठीक है, आपके मार्केट में तो है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बहुत लोगों के पास कम है। ठीक है, पर कैपिटा परचेजिंग पावर।
उस कंडीशन में भी है। और एक अपने आप इकोनॉमी में कभी कभी ऐसी पॉलिसी आती है जिसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इन्फ्लेशन की कंडीशन का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी डिमांड है किसी भी कारण से, ठीक है, आपकी जितनी कंज्यूमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनको एक रिजनेबल प्राइस पे सामान नहीं मिलना, ठीक है। वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विसेज भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है। अब आते हैं महंगाई का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है। अब देखते हैं कि कभी कभी क्या किया जाता है कि आखिर ये होता क्यों है महंगाई, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब चीज़ें की सप्लाई बढ़ जाती है और होता है कि सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई किसी भी सर्विस की या फिर गुड्स की, और लोगों के पास पैसा भी होता है, तो उस तरीके से मार्केट जो होता है इकोनॉमी क्रैश करने की पॉसिबिलिटी कभी कभी हो जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट भी ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, मेजर्स लेते हैं ताकि उसको टैकल किया जा सकता। अब आते हैं कि ये तो हो गई सबसे बड़ी बात कि इन्फ्लेशन जो है, सबसे पहले समझने की बात है कि जो इन्फ्लेशन है क्यों हो गया। अब मेन जहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको पूछा जाएगा कि किन आधारों पे इसे मापा जाता है, तो आप वो आधार दिखा देंगे, 3 आधार। दूसरे है कि इसको हैंडल टैकल कैसे किया जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन, ठीक है। रीज़न आपने कॉज बता दिया, और हैंडल करने का मेन जो तरीका होता है वो 2 होता है, ठीक है। एक मॉनिटरी तरीका होता है, मॉनिटरी मेथड होता है जो कि हमारी सेंट्रल जो बैंक है आरबीआई, वो उसे कंट्रोल करती है, टोटल उसकी मैनेजमेंट देखती है। और दूसरे होता है फिजिकल मैनेजमेंट, जिसको हमारी गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। तो जो अगर होता है क्या, अब समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन की कंडीशन में महंगाई बढ़ी हुई है, अब आरबीआई क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले आरबीआई ये करता है कि रिजर्व रेपो रेट जो होता है सीआरआर, ठीक है। रिजर्व रेपो रेट वो रेट होता है कि एक सर्टेन अमाउंट, ठीक है, जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना होता है रिजर्व के रूप में, ठीक है। वो डिटरमाइन करती है हमारी सेंट्रल बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में अगर मार्केट में सपोज कि पैसा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आरबीआई करती क्या है कि गाइडलाइंस को स्ट्रिक्ट कर देती है। सीआरआर जो होती है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको वो बढ़ा देती है 0.5, 0.6, 0.10 तक बढ़ा देती है। वो बढ़ाने से क्या होगा कि जो कैश फ्लो मार्केट में जो लोन दिया जाता है लोगों को, कमर्शियल बैंक्स देती है किसी भी इंटरेस्ट रेट पे, अपने जो उनके इंटरेस्ट रेट है, तो वो अब उनको मजबूरी हो जाती है कमर्शियल बैंक को कि अपने पास उनको रिजर्व ज़्यादा रखना होता है। रिजर्व ज़्यादा रखने की कंडीशन में क्या होगा, उनको अब मार्केट में वो ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, ठीक है। अब जैसे मार्केट में वो ज़्यादा लोन नहीं फ्लो, किसी भी चाहे प्राइमरी सेक्टर को है, किसी भी सेक्टर को जो लोन लेते हैं लोग, वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, तो मार्केट में कैश फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उससे भी एक महंगाई कंट्रोल हो रही है, इन्फ्लेशन। दूसरा क्या होता है कि और सब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है आरबीआई की, आपको लॉन्ग टर्म जो है, शॉर्ट टर्म लोन्स को कम करना है, और भी बहुत सारे मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं, जिसको मैं पूरी एक दिन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो मैं इसको अभी इन्फ्लेशन को जल्दी से मैं कंप्लीट करती हूँ। दूसरा होता है जो फिजिकल जो मेजर्स लिए जाते हैं, फिजिकल जो मेजर लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। उसमें अब क्या किया जाता है कि सबसे पहला जो इनके पास टूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो होता है हमारे जो टैक्सेस है, टैक्स जो इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हाई कर देती है। अब हाई करने से क्या होता है कि जैसे टैक्स हाई होता है, पब्लिक के पास पैसा कम हो जाता है। पब्लिक के पास कैसा पैसा जैसे कम होगा, उनकी परचेजिंग पावर जो होगी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, उससे भी ये कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन का एक मैं बताना भूल गई, कभी कभी इन्फ्लेशन का एक और कारण होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नोट जो करेंसी होती हैं उनको छापा जाता है। कई कंट्रीज़ में हो चुका है ये, पहले भी आप देखेंगे, तो उससे भी होता है। तो अब जो फिस्कल पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, उनकी पॉलिसी है राजकोषीय, जिसको नीति कहते हैं, और बाकी जो मॉनिटरी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारी आरबीआई के द्वारा देखा जाता है।
अब ये उनके जो मेजर्स लिए जाते हैं, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, कि क्या इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे। ठीक है, ये अगले वीडियो में मैं पूरा शेयर करूँगी। सबसे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, सबसे पहले तो आप डेटा ज़रूर रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हर महीने का डेटा ऐसा है तो कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन इन्फ्लेशन का एक रॉ डेटा जो होता है, ठीक है, 5 साल के इतने इन्फ्लेशन था तो ये रीज़न रहा, जैसे वर्ल्ड वाइड जो रिसेशन आया उस वो आया, तो उसमें इन्फ्लेशन का रेट कैसे इंडिया में हुआ। ठीक है, और इन्फ्लेशन एक लिमिट तक ज़रूरी भी है, लेकिन एक लिमिट के बाद इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर ये बताऊंगी। और कोई भी एक रेफरेंस बुक अपने पास ज़रूर रखें इकोनॉमी की। हर चीज़ आप कोशिश ना करें गूगल से करने की, क्योंकि वो करना आपको रिवीजन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपके पास एक बुक होती है, हार्ड कॉपी जब भी होती है तो बहुत ईजी होता है उसको रिवाइज़ करने की। हमेशा पेंसिल से उसको अंडरलाइन करें और रिवाइज़ करते रहें। और प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू।